यूपीएससी प्रीलिम्स को आसान बनाने के लिए आप सबको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने किस टॉपिक से कैसे और कितने सवाल पूछे हैं। 1813 का जो एक्ट है उससे 2018 और 19 में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। 2018 में इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसे भी पॉज करिए और आंसर दीजिए मुझे। अब इस पूरे टॉपिक को मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या फिर ये जो माइंड मैप्स है इनकी सहायता से आपको इजी में पूरा प्रीलिम्स मेंस के लिए लर्न करा देता हूँ, पूरा इसे रिमेंबर आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझो कि ये जो कानून था इसके समय पर क्या बैकग्राउंड था। सबसे पहले आप देखेंगे आर्थिक दबाव ब्रिटेन के ऊपर। आप जानते हैं जब नेपोलियन के द्वारा बैक टू बैक अटैक्स करे जा रहे थे तो वैसी कंडीशन में ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो चरमरा रही थी और वहां के जो उद्योगपति थे वो दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन की सरकार के ऊपर कि हमें और ज्यादा काम करना है, मुनाफा कमाना है, इसलिए भारत के बाजारों को हम सबके लिए खोलो, ना कि केवल कंपनी के लिए। उसी तरह से राजनीतिक कारण जो संसद थी वो संसद प्रेशराइज कर रही थी वहां की गवर्नमेंट को कि जो कंपनी वो सही से शासन नहीं कर पा रही, ब्रिटिश सरकार को वहां पर हस्तक्षेप बढ़ाना चाहिए। धार्मिक कारण ईसाई जो मिशनरियां हैं वो भी डिमांड कर रही थी इंडिया में आने के लिए, और 1773 या फिर बाकी जो एक्ट हैं वो भी ज्यादा इंपैक्टफुल इंडिया के अंदर नहीं हुए थे। अब बात करते हैं मेजर प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अपडेट था वो यहाँ पर ये था कि जो मुनाफे वाला व्यापार था चाय का और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ के कंपनी की सारी जो मोनोपोली थी उनको समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन बना रहा था। देन उसके बाद देखेंगे कंपनी का जो व्यापार था उसको 20 साल के लिए और आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, और भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात इस अधिनियम के द्वारा यहां पर करी गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको और स्पष्ट कराया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर एंट्री मिल गई। उन लोगों ने अपना काम इंडिया के अंदर शुरू करा और साथ ही साथ व्यापारिक और राजस्व खातों को यहां पर अलग कराया गया। तो ये मेजर प्रोविजंस थे जो इस एक्ट के माध्यम से हुए। अब क्या इस एक्ट का कोई महत्व था? तो हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्व हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही एकाधिकार समाप्त हुआ, ब्रिटेन की वस्तुओं भारत के अंदर बाढ़ उनकी आ गई और इससे अल्टीमेटली भारत के जो हस्तशिल्प थे उनका यहां पर पतन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सस्ते माल से भारत के बाजार पूरे यहां पर अड़ गए थे। देन हम देखेंगे कुछ प्रशासनिक स्तर पर जो रिफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो और ज्यादा हमें फॉर्मलाइज देखने को यहां पर मिलेगा, यानी कि और केंद्रीकृत शासन है। कहीं ना कहीं जो फंड थे भले ही कम थे, लेकिन हाँ, फंड्स भी इंडिया की शिक्षा के लिए, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, उन सभी चीजों के लिए जो कुछ 1 लाख रुपए की राशि वो यहां पर लाई गई। और जब मिशनरियां इंडिया के अंदर आई तो जो क्रिश्चियन कल्चर है या फिर क्रिश्चियन एजुकेशन है वो भी इंडिया के अंदर आता है। और हम देखेंगे कि आगे जैसे 1858 के जो बड़े बदलाव होंगे उस एक्ट के, उसका एक आधार हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन इस एक्ट के कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात हम देखेंगे कि 1 लाख रुपए जो शिक्षा के नाम पर दिए गए थे वो राशि बहुत ही ज्यादा कम थी यहां पर। और बोला गया साथ ही साथ कंपनी के जो विशेषाधिकार थे वो अभी भी एज इट इज बने हुए थे, उनमें कोई भी बदलाव यहां पर नहीं, यानी कि मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो कंपनी के पास हम यहां पर देखने को मिलेंगी। अब ये जो मिशनरियां जैसे ही आई, इन्होंने धड़ल्ले से इंडिया के अंदर धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया और जो ईसाई धर्म था उसे हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म हमारे इंडिया के अंदर थे उनके ऊपर इंपोज करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। साथ ही साथ जो पूरा ब्रिटिश का माल था उसने इंडिया की मार्केट्स को फ्लड कर दिया। भारत के अंदर जो एक हमारा लेगेसी बनी आई थी हस्तशिल्पों की, वो लेगेसी खत्म हो गई। वो जो सस्ते सामान थे उन सस्ते सामानों ने भर दिया पूरे भारत के मार्केट को। ये था पूरा हमने देखा प्रीलिम्स, मेंस, पीवाईक्यू, यानी कि सब कुछ खत्म।